Today I'll discuss about speed of sound. So you know already about sound. Sound is the mechanical wave. It cannot travel through the vacuum because it needs medium. And here you can see solid, liquid and gases. All three are the different mediums. So we can say speed of sound will be different for these mediums because solid has more density in the comparison of liquid and liquid has more from the gases. Density of liquid will be more in comparison of gas. So we can say here a speed of sound depends on the density. First one factor, speed of sound depends on the density, and another one factor is speed of sound is also depends on the kinetic energy. Kinetic energy, and we can, and also it will depends on the temperature. These factors are the dependency of the speed of sound. So how to understand about this? If डेंसिटी विल बी मोर, देखो यदि डेंसिटी, मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं आयरन, एक आयरन ले लेते हैं, दूसरा वाटर, सेकेंड वन, एंड थर्ड वन गैस। ओके, गैस में क्या क्या ले सकते हो, एयर ले लो, है ना, और वाटर में लिक्विड कोई भी ले सकते हो, और आयरन तो समझ रहे हो आप, तो या तो आयरन फिर या तो वुड ले सकते हो। तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि इसका डेंसिटी ज़्यादा है, इसका डेंसिटी उससे कम है। तो कुछ इस तरीके से समझा सकते हो कि डेंसिटी इस तरीके से कुछ है कि डेंसिटी इसका ज़्यादा है, उसके बाद इसका है, फिर इसके बाद इसका है एयर का। तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा उसका, उसमें जो साउंड ऑफ स्पीड का जो साउंड का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होगा। क्यों होता है ऐसा, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि डेंसिटी ज़्यादा होने से स्पीड ऑफ साउंड क्यों ज़्यादा हो जाता है? बिकॉज यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स जो होंगे, इसका पार्टिकल्स जो होंगे, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे जो जिससे आयरन मटेरियल बना है, उसका जो पार्टिकल होगा वो बहुत क्लोज होता है। वो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, बहुत कम होता है। डिस्टेंस कम होने से इसको मीडियम जो है सो तुरंत तुरंत मिल जा रहा है ना, मीडियम। और मीडियम यदि तुरंत तुरंत मिल जाए तो अपना वेव को ये ईजिली ट्रांसफ़र कर पाएगा। एनर्जी उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो ईजिली ट्रांसफ़र होगा। तो यदि मीडियम यदि बहुत ज़्यादा मिल रहा है इसको, तो उसमें इसका स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन फास्ट होगा। और वही चीज़ क्या है, वाटर, वाटर में इससे थोड़ा दूर दूर होता है मॉलिक्यूल्स। यदि ये 5 नैनोमीटर के, यदि एग्जाम्पल के लिए यदि मान लेते हैं कि 5 नैनोमीटर पे इसका डिस्टेंस है, तो इसका होगा उससे भी थोड़ा ज़्यादा, ये होगा 2 नैनोमीटर के आसपास। और एयर में जो सो 1 नैनोमीटर के आसपास होता है। मतलब कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल का डिस्टेंस जो है वो दूर दूर होने के कारण हमारा मीडियम जो है वो कम हो जाता है। मतलब जो स्पीड है वो क्यों कम हो जा रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर है और एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने में उसका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है यहाँ पे। और एयर में तो और भी दूर होता है मॉलिक्यूल्स, जिसके कारण यहाँ पे टाइम और भी ज़्यादा लग जाता है ट्रांसफ़र करने में, एनर्जी ट्रांसफ़र करने में, मतलब वेव को ट्रांसफॉर्म होने में। तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि मीडियम यदि ज़्यादा हो ना, क्राउडनेस ज़्यादा हो, तो वहाँ पर स्पीड जो है सो ज़्यादा फास्ट वहाँ पे ट्रांसफॉर्म होती है, मतलब प्रोपेगेट होती है। तो कंडीशन ये है ना कि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी या तो जो भी एनर्जी वहाँ पे, अपना काइनेटिक एनर्जी ही बेसिकली वहाँ पे होता है, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है ना, वाइब्रेशन हो रहा है वहाँ पे। तो वाइब्रेशन जब होगा ना, तो यहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल, ज़्यादा मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करेगा ये। यदि क्राउडनेस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, और इसमें क्राउडनेस कम है क्योंकि डेंसिटी उससे कम है, तो क्राउडनेस कम है, मतलब यहाँ पे कम पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहा है, और यहाँ पे उससे भी कम पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहा है। तो पार्टिकल को हम जितना ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे उतना ज़्यादा वहाँ से एनर्जी डेवलप होगा, और जितना ज़्यादा एनर्जी डेवलप होगा उतना ही तो ज़्यादा हमारा क्या होगा, स्पीड होगा साउंड का। तो ये चीज़ है। तो कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है कि क्राउडनेस ज़्यादा मतलब डेंसिटी ज़्यादा, तो डेंसिटी ज़्यादा तो स्पीड भी ज़्यादा। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग समझ गए कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने से स्पीड भी बढ़ जाता है। बट एक काइनेटिक एनर्जी दो तरीके से बढ़ सकता है। किस किस तरीके से? एक तो वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग हमारा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, बिकॉज क्राउडनेस होगा तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे हमारा ज़्यादा इंक्रीज होगा, फास्ट होगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि टेम्परेचर का क्या काम है यहाँ पे। टेम्परेचर जो है वो, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारा स्पीड जो है वो कैसे बढ़ता है, किस तरीके से वहाँ पे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारा स्पीड ऑफ साउंड बढ़ रहा है। तो इसको समझते हैं थोड़ा। टेम्परेचर से क्या होता है ना कि यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो वहाँ पे क्या होगा कि मॉलिक्यूल को ये क्या करता है, मॉलिक्यूल के साथ मतलब पार्टिकल है, यहाँ पे टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर दिए तो ऑलरेडी इस टेम्परेचर के कारण ही उसका मॉलिक्यूल में मोशन आ जाएगा। टेम्परेचर के कारण ही उसमें क्या हो जाएगा, मोशन आ जाएगा। और हम मतलब उसका मोशन, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो कि टेम्परेचर के कारण उसमें किसका इंक्रीज, क्या चीज़ का इंक्रीज हो रहा है, उसका वाइब्रेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब वाइब्रेशन मतलब मोशन बोल सकते हो एक तरीके से।
टेम्परेचर के कारण उसका स्पीड में, पार्टिकल के स्पीड में इंक्रीमेंट हो रहा है। यदि पार्टिकल का स्पीड में इंक्रीमेंट हो रहा है मतलब कितना, किसका इंक्रीमेंट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट हो रहा है, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट हो रहा है। जब पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जा रहा है तो हम किसका इंक्रीज वहाँ पे मानेंगे, यदि काइनेटिक एनर्जी ही हमारा बढ़ जा रहा है तो एनर्जी बढ़ रहा है तो क्या बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। फिर से समझो इसको, टेम्परेचर इंक्रीज, इस तरीके से टेम्परेचर के इंक्रीज होने से हमारा क्या बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, यदि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो क्या बढ़ेगा, हमारा वेलोसिटी बढ़ेगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द साउंड। कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है यहाँ पे। तो क्या क्या समझे हम लोग कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी and also kinetic energy and temperature, all are directly proportional. Okay, so once again I am telling you, sound is the mechanical wave, it cannot travel through the vacuum and speed of sound will be different for different mediums. Solid के लिए अलग स्पीड, लिक्विड के लिए अलग स्पीड एंड गैस के लिए भी अलग स्पीड, तीनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होता है। तो सॉलिड के लिए क्यों ज़्यादा होता है, सॉलिड में उसे बोला जाता है, कुछ तरीके से लिख सकते हो कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीन मीडियम यहाँ पे दिख रहा है ना, और तीनों मीडियम में सबसे ज़्यादा स्पीड होता है आपका सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद किस में, गैस में। तो कुछ इस तरीके से इसका स्पीड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हो कि स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। तो फर्स्ट किस में हुआ, इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें। हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि मान लो सॉलिड की जगह पे आयरन है, आयरन लिए तो इसका स्पीड कितना होगा। तो इसका स्पीड तुम किसी बुक में देखोगे तो वहाँ पे तुमको मिल जाएगा, इसका स्पीड है ऑलमोस्ट 5100 मीटर पर सेकेंड। दिस वन इज द स्पीड 5100 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वन, यदि मैं यहाँ पे फ्रेश वाटर का बात करूँ, फ्रेश वाटर जो हम लोग पीते हैं एक्चुअली, तो फ्रेश वाटर में स्पीड क्या होगा, फ्रेश वाटर में स्पीड हो जाएगा इसका 1350 मीटर पर सेकेंड, इतना स्पीड होता है। तो देखो इससे तो कम दिख रहा है ना, ये 5000 के आसपास है, ये 1350 के आसपास है। लेकिन वही चीज़ हम यदि बोलें सी वाटर साल्टी होता है ना, साल्टी होता है मतलब उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे यदि मैं बोलूँ सी वाटर में कितना स्पीड होता है, तो सी वाटर के लिए इसका जो स्पीड है वो चेंज मिलेगा आपको, सी वाटर, क्योंकि ये साल्टी होता है, और साल्टी होता है मतलब इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा, इसका स्पीड भी क्या होना चाहिए, फ्रेश वाटर से ज़्यादा होगा, क्योंकि वो डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा डेंस है। तो इसका स्पीड जो होता है वो होता है हमारा 1500 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। ओके, ये चीज़ है। उसके बाद मैं बात करूँ स्पीड एयर की, गैस के लिए ना, तो गैस के लिए तुम एग्जांपल के लिए एयर ले लो, एयर में कितना स्पीड होगा, तो एयर में जो स्पीड होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे इसका होता है 334 मीटर पर सेकेंड। ये जितना भी वैल्यू आपको हम बताए सब रूम टेम्परेचर पे, 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में आप देखोगे तो किसी तरीके से आपको वेलोसिटीज मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली। ओके, तो एक तरीके से तुम 20 डिग्री सेल्सियस पे ही मान के चलो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे कुछ इतना स्पीड इसका है, ठीक है। या फिर कुछ इस तरीके से हम लोग मान सकते हैं एट द रूम टेम्परेचर। और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कि टेम्परेचर ऑफ द मीडियम यदि हम इंक्रीज करते हैं, बोले थे कि टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाता है। यदि ऐसा होता है तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वहाँ पे वो इंक्रीज हो जाता है, डिस्टर्बेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, वहाँ पे इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे समझ लिए कि स्पीड ऑफ साउंड जो से डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए कुछ इस तरीके से होता है, और सबका स्पीड आप बुक में देखोगे तो आपको स्पीड ऑफ साउंड सबका मिल जाएगा। और यदि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यदि बोलोगे कि इस तरह का इसको हम लोग कैसे माइंड में रखें, इस वैल्यूज़ को माइंड में हम किस तरीके से रखें, क्यों इसको क्या रट्टा मारना पड़ेगा, तो रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको जब न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो न्यूमेरिकल में ये सब वैल्यूज़ दिए रहेंगे आपको, स्पीड ऑफ साउंड आपको मतलब वहाँ पे दिया रहेगा क्वेश्चन में। और एक चीज़ केवल माइंड में आपको रखना है, एक ठो रिमेंबर रखना है कि नॉर्मल टेम्परेचर जो है आपको एयर के लिए एक वैल्यू आप माइंड में रखना, और नहीं भी रखोगे तो आपको क्वेश्चन में बेसिकली दिया ही रहता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो आपको मिल जाएगा। और 25 डिग्री टेम्परेचर पे आप यदि बुक देखोगे तो बुक में आपको एक लिस्ट किया हुआ मिलेगा कुछ इस तरीके से, आप देखो बुक में दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, कुछ इस तरीके से लिस्ट मिलेगा। स्पीड ऑफ साउंड इज 25 डिग्री सेल्सियस, यू कैन सी हियर। हाइड्रोजन में कितना स्पीड है देखो 1284,
हीलियम में कितना है 965 मीटर पर सेकेंड, एयर में कितना है 346। ओ सॉरी, इसके पहले जो मैं यहाँ पे बताया इतना जो टेम्परेचर्स बताएं, जो भी मतलब स्पीड बताएं, सब 0 डिग्री सेल्सियस पे ओके। ये सभी वैल्यूज़ किस पे है 0 डिग्री सेल्सियस पे। और 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका वैल्यूज यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे कुछ इस तरीके से है। फिर क्या है, ऑक्सीजन का कितना है 316, सल्फर का कितना है 230, उसी तरीके से सी वाटर देखो कितना है 1531। कुछ इस तरीके से तुमको वैल्यूज मिल जाएंगे एट द 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि मान लो तुम्हारा टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होता चला जाए, तो इंक्रीज होगा तो तुम किस तरीके से उसका वैल्यू को तुम मतलब बढ़ाते जाओगे। मान लो कंडीशन कुछ इस तरीके से हो कि तुम्हारे पास वैल्यूज़ है, मान लो तुम्हारे पास कुछ वैल्यूज़ है 0 डिग्री सेल्सियस पे ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर है मान लो एयर का है, तो एयर का कितना है 0 डिग्री सेल्सियस पे 344 मीटर पर सेकेंड। ये है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मीडियम एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 334 मीटर पर सेकेंड ओके। सो यदि आपको पूछा जाए यहाँ पे कि ये 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एक चीज़ माइंड में ऐसे रखना है तुमको कि 0.6 मीटर पर सेकेंड, 0.6 मीटर पर सेकेंड आपका पर डिग्री के लिए इंक्रीज करता है, पर डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ उसमें तो 0.6 उसमें क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसका स्पीड कुछ इस तरीके से बढ़ता है। 1 डिग्री इंक्रीज हुआ तो इतना, मतलब यदि मैं 1 डिग्री सेल्सियस का बात करूँ तो 1 डिग्री सेल्सियस के लिए वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, इंक्रीमेंट उसमें जो हो रहा है, इंक्रीमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें कितना 0.6 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल के लिए आपको समझो, ये 0 डिग्री सेल्सियस है ना, तो यदि मैं यहाँ पे बात करता कि इसका 0 डिग्री सेल्सियस पे 334 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा 334 इंटू 0.6 मीटर पर सेकेंड, मतलब कितना आ जाएगा इसका 334.06 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 334.6 मीटर पर सेकेंड, ये चीज़ आएगा आपका, ठीक है कुछ इस तरीके से। तो उसी तरीके से 25 के लिए कितना होगा, तो 25 के साथ 0.6 को मल्टीप्लाई कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब इस तरीके से 25 डिग्री सेल्सियस के लिए हो जाएगा आपका 334, 0 डिग्री पे है ये, इसमें प्लस करना और प्लस करके कितना कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ा है 25, तो यहाँ पे लिखना है आपको 25 इंटू 0.6 ये चीज़। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ऑलमोस्ट इसका वैल्यू जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपको 346, ये मिल जाएगा 346 के आसपास, 346 मीटर पर सेकेंड, ये चीज़ है। आप कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब आपको माइंड में इस तरीके से रखना है कि 1 डिग्री सेल्सियस यदि इंक्रीज होता है तो कितना आपका मीटर पर सेकेंड का स्पीड में कितना इंक्रीमेंट होगा 0.6 मीटर पर सेकेंड ओके। कुछ इस तरीके से इंक्रीमेंट होता है। मतलब यदि आप इसको डेसिमल में ना रख करके यदि उस तरीके से कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसको नीचे करो 10, हट गया पॉइंट, मतलब कितना 3/5 मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या होता है इंक्रीज होता चला जाता है 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 3/5, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे जितना डिग्री बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग तुम इसको मल्टीप्लाई कर दो उसमें, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस हुआ तो 25 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो 25 के साथ इसको मल्टीप्लाई करो 25 इंटू 3/5 तो कितना 5 5 जा 25, तो 5 ज़रा 15, इसमें 15 जोड़ेंगे ना, तो 15 जोड़ेंगे जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आ रहा है मेरे ख्याल से 549 314 349 के आसपास जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत वेरी करेगा, हो सकता है आपका ये हो सकता है कि कहीं कहीं बुक में 332 भी लिया जाता है ओके। सो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, तो बस आपको माइंड में इस तरीके से रखना है कि 0.6 हमारा चेंज होता है किसके लिए 1 डिग्री सेल्सियस के लिए, बाकी तुम्हारा लिस्टिंग किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब कंडीशन यहाँ पे ये आता है कि ठीक है चलो हम लोग स्पीड ऑफ साउंड को रीड किए, स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मीडियम के लिए होता है कुछ इस तरीके से, और 1 डिग्री सेल्सियस यदि इंक्रीज करे तो हर एक 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 0.6 मीटर पर सेकंड हमारा स्पीड क्या होता है इंक्रीज होता चला जाता है, इसलिए हम लोग उसको ऐड करके कैलकुलेट कर लेंगे। बट 0 डिग्री सेल्सियस वाला तो वैल्यू आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा, और माइंड में रखने की जरूरत नहीं, वो दिया रहेगा, तो उसमें यदि आपको इंक्रीमेंट करने के लिए बोला जाए तो आप कुछ इस तरीके से ऐड करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब कंडीशन आती है स्पीड ऑफ साउंड जो है, क्या वो लाइट के कंपैरिजन में हम लोग उसका वेव को कंपैरिजन कर सकते हैं कि उसका स्पीड क्या है इसका स्पीड क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो देखो मैं दोनों को थोड़ा कंपैरिजन करके समझने की कोशिश करता हूँ। मान लो स्पीड ऑफ लाइट की बात करता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट, और नेक्स्ट है हमारा स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड।
तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि स्पीड ऑफ साउंड बहुत लेस है इन कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वैक्यूम में, इसको तो मीडियम की ज़रूरत नहीं है, इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मीडियम तुम बढ़ाओगे तो इसका स्पीड घट जाएगा, और इसमें मीडियम को बढ़ाओगे तो स्पीड इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब मीडियम बढ़ाओ इसका तो इसमें स्पीड बढ़ेगा, इसमें मीडियम बढ़ाओ तो स्पीड इसका क्या होगा, घटेगा। बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट हैज़ नो नीड ऑफ द मीडियम, बट स्पीड ऑफ साउंड हैज़ नीड द मीडियम। मीडियम मोर स्पीड, मोर मीडियम लेस स्पीड, जस्ट रिवर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों का स्पीड में। एक चीज़ें समझ गए आप। नेक्स्ट कंडीशन होता है कि इसका जो स्पीड होता है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द लाइट, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एट द वैक्यूम और एयर। वैक्यूम में और एयर में ऑलमोस्ट सेम माना जाता है, ठीक है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो एक्चुअल में यदि तुम इसका मैक्सिमम स्पीड ले लो, जैसे थंडरिंग वगैरह होता है तो वगैरह में तुम्हारा स्पीड जो है ना, उसके इस दोनों की कंपैरिजन में करोगे ना, तो 10⁶ जो है इसमें, उसके मल्टीपल में, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्सीमेटली जो मल्टीपल के फॉर्म में है वो कितना ग्रेटर है, 10⁶ इज ग्रेटर। मतलब इसका वैल्यू जितना है ना, मान लो इसका वैल्यू जो भी होगा, तो इसका वैल्यू और 10⁶ को मल्टीप्लाई कर दो तब जाके ये वाला वैल्यू आएगा, उतना ज़्यादा होता है। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर किससे, स्पीड ऑफ साउंड से, कितना के मल्टीपल में, 10⁶ के मल्टीपल में वो ग्रेटर होता है। समझ जाओ स्पीड ऑफ लाइट कितना फास्ट है, स्पीड लाइट का स्पीड कितना ज़्यादा है। तो स्पीड ऑफ साउंड उसके कंपेरिजन में तो कुछ भी नहीं है। तो इसका सबसे बेटर एग्जांपल है कि जब थंडरिंग होता है ना, लाइटनिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, लाइटनिंग, तो लाइटनिंग के समय क्या होता है कि आपको लाइट पहले दिखता है, साउंड लेट से आता है ना। तो लाइट पहले दिखने का कारण है कि उसका स्पीड, जब वहाँ पे क्या होता है, दोनों क्लाउड्स टकराते हैं जाकर के, तो टकराने से स्पार्किंग होता है, वहाँ पे लाइट जो पहले आपको दिख जाता है, बिकॉज उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है, कितना 10⁶ के मल्टीपल में ज़्यादा है, इसलिए लाइट बहुत पहले दिख जाता है और साउंड उसके बाद आता है, ठीक है। तो ये फंडा है कि स्पीड ऑफ साउंड इज़ वेरी लेस इन कंपैरिजन ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, ओके। तो ये फंडा है यहाँ पे। तो इसका बहुत सारा एग्जांपल आप बुक में देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ओके। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा ये सोनिक बूम यहाँ पे बोल सकते हो कि एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के बारे में बोल सकते हैं हम लोग। तो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो है ना, सबसे मैक्सिमम स्पीड होता है आपका, एक तरीके से बोल सकते हो कि स्पीड ऑफ साउंड जो है ना, उससे ज़्यादा उसका स्पीड होता है। एयरक्राफ्ट जो होता है तुम्हारा, एयरक्राफ्ट का जो स्पीड है, इसका स्पीड, वो स्पीड ऑफ साउंड से भी इसका स्पीड ज़्यादा होता है। और इसका स्पीड जो है ना, इसका स्पीड तो एग्जैक्टली दिया हुआ नहीं है, बट इतना जान सकते हैं हम लोग कि इस एयरक्राफ्ट का जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा है, और स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से कम है, बट स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा है, कुछ इस तरीके से। और ये जो वेव बनाता है ना, ये वेव जो बनाता है वो कौन शेप में बनाता है, कौन के शेप में, कुछ इस तरीके से इसका वेव बनता है, कौन शेप में। ये वेव सोनिक बूम्स जिसको बोलते हैं हम लोग, सोनिक वेव, इसको सोनिक बूम बोला जाता है। इस जो वेव बनाता है वो कौन शेप में बनाता है, कुछ इस तरीके से। और साथ ही साथ यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका जो वेव होता है ना, इसको बोला जाता है शॉक वेव्स, कुछ इस तरीके से इसको शॉक वेव्स बोलते हैं। मतलब बहुत खतरनाक ये होता है। मतलब क्या होता है ना कि यदि आपके बिल्डिंग के से बगल से गुजरी है यदि इसका मतलब ये एयरक्राफ्ट, तो इसका साउंड से ही आपका मतलब दीवार को क्रैक कर सकता है, शीशा ग्लास वगैरह लगा हो तो उसको क्रैक कर सकता है, तो तोड़ भी सकता है। इतना ज़्यादा इसका साउंड में एनर्जी होता है, बिकॉज वी नो ऑलरेडी साउंड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उसके एनर्जी से ब्रेक हो सकता है, मतलब इतना ज़्यादा इसके पावरफुल होता है इसका साउंड और इसका साउंड वेव, ओके। तो कुछ इस तरीके से तुम माइंड में सेट रखो कि इसका वेव को शॉक वेव बोला जाता है, और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट का जो स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ साउंड के स्पीड से ज़्यादा होता है, और इसका वेव जो बनता है वो कौन शेप में बनता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये अपना वेव जो बनाता है वो कौन शेप में बनाता है, और उसको बोलते हैं सोनिक बूम, ओके। तो कुछ इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें आता है, इसमें लास्ट पॉइंट है म्यूज़िक एंड नॉइस। ये दो चीज़ से आप परिचित हो, म्यूज़िक और नॉइस। क्या दोनों एक ही जैसा सुनने में लगता है? नहीं। यदि हम लोग कोई सॉन्ग सुनते हैं ना, बोलते हैं सॉन्ग्स, हम लोग कोई सॉन्ग को सुन रहे हैं, किसी का भी, कोई भी गायक का भी हम लोग सुनते हैं, तो हम लोग को बहुत मतलब अच्छा फील होता है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि रिलीफ फील होता है। बट वही चीज़
नॉइस आपको मतलब अजूबा टाइप से इरिटेट करने वाला साउंड होता है। नॉइस इज़ द इरिटेटिंग साउंड। तो यदि मैं दोनों का वेव बनाऊँ, यहाँ पे म्यूज़िक का वेव बनाऊँगा तो वेव इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। ये म्यूज़िक का वेव है जो बहुत हमको रिलीफ देता है। बट नॉइस की बात करूँ, नॉइस जो है इसका वेव कुछ इस तरीके से होता है। ये जो है ना ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके इस तरीके से वेव आता है, इस तरीके से बनता है, ये कुछ इस तरीके से। मतलब इसका वेव जो है ना ये नॉइस क्रिएट करता है कुछ इस तरीके का, और ये जो है सो हमको क्या देता है, रिलीफ देता है। तो कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है कि इसका वेव जो है कुछ इस तरीके का बनता है, इसका कुछ इस तरीके का वेव बनता है। तुम कैसे बोलोगे ये जो वेव है किस तरह का है, रेगुलर वेव। ये हमारा रेगुलर वेव बनाता है, ठीक है। और ये जो है सो इरेगुलर बनाता है, इरेगुलर, इरेगुलर वेव। मतलब नॉइस क्रिएट्स इरेगुलर वेव्स एंड नॉइस क्रिएट्स इरेगुलर वेव्स एंड म्यूजिक क्रिएट रेगुलर वेव्स। तो जिसके कारण हमको ये साउंड अच्छा लगता है, एक साउंड खराब लगता है। तो इसका एग्जांपल तुम यदि लेना चाहो तो इसका एग्जांपल जो है आपका फायरिंग ऑफ द गन। गन को यदि फायर करोगे तो वहाँ से जो साउंड क्रिएट होगा ना, दैट वन साउंड विल बी नॉइस। ओके। ट्रक का वॉल्यूम मतलब ट्रक जो आपका ट्रक का साउंड बोल सकते हो उसका हॉर्न, ट्रक का हॉर्न जो है वो भी क्या है, नॉइस है। आप उसको मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इरिटेटिंग लगेगा आपको, तो वो चीज़ है। तो जो जो चीज़ आपको इरिटेटिंग लगे, जो इरेगुलर शेप में वेव बनाए, दैट इज़ द नॉइस। और म्यूजिक हम लोग किसको बोलते हैं, जो एक रेगुलर शेप में उसका वेव बने जिससे हमको बहुत मतलब अच्छा फील हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसका एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो तुम। यदि म्यूज़िक के लिए एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो म्यूज़िक के लिए क्या हो जाएगा आपका, सॉन्ग, सिंगिंग ऑफ सॉन्ग, है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब एग्जाम्पल होगा इसका। तो ये सब एग्जाम्पल इसके लिए हो गया। तो क्या समझे हम लोग, म्यूज़िक कैसा वेव बनाता है, रेगुलर वेव बनाता है। नॉइस कैसा बनाता है, इरेगुलर वेव बनाता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ द म्यूजिक मतलब इसके लिए जो है सो सिंगिंग ऑफ सॉन्ग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और इसके लिए क्या हो जाएगा, फायरिंग ऑफ द गन एंड हॉर्न ऑफ द ट्रक एंड बस, etc, कुछ भी ले सकते हो आप एग्जाम्पल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो आज हम लोग इस लेक्चर में पूरा डिस्कस किए आपके स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। और हम लोग यदि 0 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो सबका वैल्यू कुछ होता है, और यदि हम हर एक 0 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री यदि इंक्रीज होता चला जाता है तो हर एक डिग्री के लिए हमको 0.6 मीटर पर सेकंड उसमें क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है। तो हमको इस तरीके से मिल जाएगा। फिर क्या पड़े कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। इस तरीके से समझे। फिर लोग म्यूज़िक और नॉइस के बारे में इसमें रीड किए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।